Hello everyone, a very warm welcome to in this unique series. I am Tulsi Misra. So let's start. जैसा कि आज ये सब्जेक्ट में आप जानते हैं कि हम ये जो सब्जेक्ट पे स्टडी कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये हमारी काफ़ी टाइम से हमारी ये लेक्चर्स चल रहे हैं। इस पे हमने कई सारे लेक्चर्स को देखे हैं इस सब्जेक्ट पर। तो ये सब्जेक्ट पे हम फिर से एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक पे स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। और ये जो हमारी टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स अप्रोच ऑफ नेटवर्क कंटेनिंग वोल्टेज एंड करेंट सोर्सेज एंड रिएक्टेंस बाय मैश एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें हम मैश एनालिसिस जो हमारा ये है टॉपिक, इस टॉपिक पे हम स्टडी करेंगे एसी सर्किट को लेकर। और इसमें हम मैट्रिक्स का मेथड से हम इसके जो भी इक्वेशंस मैश एनालिसिस के हम फाइंड करेंगे उसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर अगेन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। इक्वेशंस को मैश एनालिसिस के थ्रू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके इस मेथड से हम इक्वेशंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 का पार्ट 5 है। ये 5 लेक्चर हमारा है। तो इसके पहले हमने देखा था कि हम बहुत अच्छे से जितने भी हमारे लेक्चर्स थे उन सबको हम इन डिटेल बहुत अच्छे से सारे लेक्चर्स को देखें, उनके मेथड्स को समझें और कौन कौन से मेथड्स किस में सॉल्व हो रहे, कौन कौन से लॉज का उसमें हम फॉलो करके डिफिनेशंस को उनको जानी, स्टेटमेंट देखे उनके और कैसे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया उनके बारे में समझा हमने। तो फिर इसके बाद इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो हम मैश एनालिसिस का स्टडी करेंगे, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मैश एनालिसिस के बारे में स्टडी किए थे और उसके बारे में हमने देखा, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो वो जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया वो हम डीसी सर्किट लेके सॉल्व किए थे, और ये जो हम मैश एनालिसिस लेके सॉल्व करेंगे इस पे हम एसी सर्किट को लेकर सॉल्व करेंगे। और इसमें हम ये भी जानेंगे इस टॉपिक में कि एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों को हम कैसे पहचानेंगे कि सर्किट को देखकर हम जान जाएं कि ये एसी सर्किट है या डीसी सर्किट है। ठीक है, तो इसमें हम यही स्टडी करेंगे और डिटेल में देखेंगे इनके प्रॉब्लम्स को, और मैश एनालिसिस के बारे में भी फिर से हम स्टडी करेंगे एसी सर्किट के लिए। ओके, और इसके बाद मैट्रिक्स के बारे में भी हम समझेंगे कि मैट्रिक्स में कौन कौन से रूल्स इसमें हम फॉलो करेंगे, क्रैमर रूल्स का फॉलो करके हम इसमें सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप कैसे जानेंगे, तो इसके लिए हम अंदर के कंटेंट को नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कंटेंट पे हम इसमें जानेंगे कि मैश एनालिसिस क्या होते हैं। ठीक है, मैश एनालिसिस की स्टेटमेंट को हम जब जान जाएंगे तो फिर उसके बाद हम इसमें सॉल्विंग प्रोसीजर ऑफ मैश एनालिसिस के सॉल्विंग प्रोसीजर को जानेंगे। फिर उसके बाद जब मैश एनालिसिस की सॉल्विंग प्रोसीजर को हम जान जाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि जो सॉल्विंग प्रोसीजर है मैश एनालिसिस के, इनके हेल्प से हम क्वेश्चंस को ये डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और कौन कौन सी लॉ इसमें हम स्टडी करेंगे वो हमने आपको इसके पहले वाले स्लाइड में समझाया, आपको बताया कि हम इसके पहले हम कौन कौन से लॉ को इसमें फॉलो करके फिर स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। अब मैश एनालिसिस, व्हाट इज द मैश एनालिसिस? तो मैश एनालिसिस के बारे में हम इसमें देखेंगे कि मैश एनालिसिस इज अ वे टू फाइंड करेंट्स फ्लोइंग इन लूप ऑफ अ सर्किट। ठीक है, मैश एनालिसिस इज अ वे है टू फाइंड करेंट फ्लोइंग इन लूप ऑफ अ सर्किट। मैश एनालिसिस एक वे है जिसे हमें फाइंड करना है जो फ्लो कर रहा है लूप में, सर्किट के अंदर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें हमें लूप को फाइंड करना है, लूप में कि कौन सी करंट हमारी फ्लो हो रहा है लूप में। ठीक है, उससे हमें फाइंड कर लेंगे। मैश एनालिसिस इज आल्सो नोन लूप करंट एनालिसिस। मैश एनालिसिस को भी हम ये जानते हैं कि अदर नेम से इसे लूप करंट एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमने जो करंट के डायरेक्शंस को हमने लिया है फाइंड करके,
ये जो हमारी कितनी सारे लूप है, इसमें जो करंट के डायरेक्शन है, इसे ही हम मैश एनालिसिस कहते हैं। क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट उसी पे हमारी फिनिश होता है और उसके अंदर कोई अदर लूप न रहे तो हमारी मैश कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें यही इसमें ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में यही हमें बताना चाह रहा है कि हमारी मैश एनालिसिस को हम पहले समझेंगे कि क्या है और फिर उसके बाद हम करंट की डायरेक्शन लेके लूप में फ्लो कराते हैं, जिसे हम मैश एनालिसिस कहते हैं। I mean, इसे करंट के डायरेक्शन में हम इसे समझते हैं कि इसमें हम कौन सी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन हम इसमें दे रहे हैं, और उसके बाद इसमें करंट के डायरेक्शंस को हम लेते हैं कि हम किस टाइप में करंट को फ्लो करा रहे, कौन सी साइड से। और फिर जब ये हम समझ जाते हैं, और वो भी हम लूप के अंदर देखेंगे, और वो जो लूप रहेगा उसके अंदर में कोई और अदर लूप न रहे, तभी वो हमारा मैश कहलाएगा। उसके अंदर अगर और भी कोई लूप रहेगा तो वो हमारा मैश नहीं कहलाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 1, 2 एंड 3 लूप है, जो हमारा इसमें मैश 3 है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें सॉल्विंग प्रोसीजर के बारे में देखेंगे कि सॉल्विंग प्रोसीजर ऑफ मैश एनालिसिस के हमारे क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इनके क्या है, आइडेंटिफाई लूप्स। अ लूप इज एनी क्लोज पाथ। तो सबसे पहले इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे लूप में, और लूप में आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखेंगे कि हमारा जो लूप है वो क्लोज पाथ है या नहीं। क्योंकि हम इसमें अभी इसमें हमने जाना कि जो भी हमारी लूप रहेगा, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है, एंड भी उसी पॉइंट पर हमारा हो, तो हमारा ये क्लोज लूप कहलाएगा। अगर एंड वहाँ पे नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम पॉइंट पे, तो हमारा ओपन लूप हो जाएगा, तो हमारा वो मैश नहीं कहलाएगा। ठीक है, और इसके अंदर में हमें कोई और लूप नहीं होनी चाहिए, मतलब जो हमारी ये लूप है वही लूप हमें होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर में कोई अदर लूप ना आए, तो हमारा मैश कहलाता है। तो हमने इसमें आइडेंटिफाई लूप को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हमने ये देखा स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहा है, एंड भी हमारा उसी पॉइंट पर होता है। एक हमारा ये लूप हो गया, तो हमारा ये मैश हो गया। तो इसमें हम देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट हमारे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी हमारा उसी पॉइंट पे हो रहा है, तो ये हमारे एक मैश हो गया। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट वाले में देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ से ले रहे हैं, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ये एंड भी इसी पॉइंट पे आके हो रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया कि ये भी हमारा एक मैश हो गया। तो इसमें हमारी 1, 2 एंड 3 मैश हो गए। तो इसमें हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया लूप को, और ये क्लोज पाथ है कि नहीं वो भी हमने जान लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, असाइन मैश करंट। असाइन अ क्लॉकवाइज करंट I1 I2 टू ईच लूप। तो सबसे पहले हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहलाता है कि असाइन करना मैश करंट को। हमने चूज कर लिया कि कौन कौन सी हमारी मैश है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें हमने जब चूज कर लिया, तो फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि करंट के डायरेक्शन देंगे इसमें, मतलब इक्वेशंस को और इजी सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसमें डायरेक्शन देंगे करंट का। तो हम इसमें करंट की डायरेक्शन हमने इसमें क्लॉकवाइज में लिए, इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें हमने जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग से ली हूँ क्लॉकवाइज। आपको अगर चूज करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे एंटी क्लॉकवाइज चूज कर सकते हैं। मतलब जो हमने क्लॉकवाइज लिया, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं इन तीनों में। मतलब कोई भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लीजिए, लेकिन आपको ये कहना है कि जो भी डायरेक्शन लीजिए अपने अकॉर्डिंग, आप जो भी डायरेक्शन लीजिए, तो उसमें आपको ये फॉलो करना है कि जो भी डायरेक्शन आपने लिया है इसमें, कोई भी मैश में, तो सभी के डायरेक्शन सेम होने चाहिए। मतलब चाहे मैश 1 में क्लॉकवाइज लिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए, मैश 2 में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए, मैश 3 में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होना चाहिए। अगर आप एक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिए और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिए, तो आप जो इक्वेशंस को फाइंड करेंगे तो इक्वेशंस तो मिलेगा आपको, लेकिन आपकी जो वैल्यू आपकी एक्यूरेट नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रहेंगे और वैल्यू सेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी आप मतलब डायरेक्शन लेना चाहते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे डायरेक्शन लीजिए।
क्लॉकवाइज लेना है तो क्लॉकवाइज लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेके फॉलो किए हैं अपने अकॉर्डिंग से, ओके, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सुटेबल लगता है, क्योंकि क्लॉकवाइज में सारे डायरेक्शंस हमें अच्छे से मिल जाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में भी सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन उसमें अदर साइन को हमें लेके करना रहता है। तो मैं प्रेफर जो करती हूँ वो क्लॉकवाइज लेके चल रही हूँ, ओके। और नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि अप्लाई केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू ईच लूप, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल सम ऑफ वोल्टेज राइज। तो इसमें हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि अप्लाई करना है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। हर एक मेज जो है हमारा, मेज 1, मेज 2 एंड मेज 3, हर एक मेज में जितनी मेज उन सभी के लिए हमें एक केवीएल का हमें लॉ फॉलो करके उसमें हमें इक्वेशंस को फाइंड करना है, ठीक है। और जो भी हम केवीएल का रूल को हेल्प से इक्वेशंस को जो भी फाइंड करेंगे तो उनके सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल सम ऑफ वोल्टेज राइज, जितने में इनकमिंग वोल्टेजेस रहेंगे हमारे वो, और जितने आउटगोइंग वोल्टेजेस रहेंगे वो इज इक्वल्स टू इक्वल रहेंगे। मतलब कि जितने इनकमिंग करेंट जितने आउटगोइंग करेंट वो इक्वल रहने चाहिए, या फिर सम ऑफ इनकमिंग वोल्टेजेस जितने रहेंगे वो हमारे इज इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, या सम ऑफ आउटगोइंग वोल्टेजेस जितने रहेंगे वो इज इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, या दोनों इक्वेशन हमारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी ये जो मैथ्स एनालिसिस है, इसमें जो हम केवीएल के हेल्प से सॉल्व कर रहे इक्वेशंस को, तो इस रूल को ये फुलफिल करेगा, ठीक है। तो इसमें हम ये जान लिए कि केवीएल को इसमें हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। केवीएल अप्लाई करने के बाद इसमें हमें करंट को मतलब फाइंड करना है। तो जब आप जानते हैं कि अगर हम केवीएल लगा रहे हैं मैथ्स एनालिसिस में, ठीक है, अगर केवीएल में यहाँ पे वोल्टेज दे दिया है तो आप समझ जाइए सीधा कि इसमें हमको करंट को फाइंड करना है। अगर यहाँ पे करंट दिया है किरचॉफ्स करंट लॉ, तो उसमें आप समझ जाइए कि उसमें हमें वोल्टेज को फाइंड करना, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज दिए तो हमें इसमें करंट को फाइंड करना है। तो इसमें हम जानेंगे कि करंट हम कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशंस के हेल्प से, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं उनके और भी स्टेप्स क्या है, ओके। तो स्टेप 4 हमारा क्या है, एक्सप्रेशन वोल्टेजेस इन टर्म्स ऑफ करेंट्स, यूज ओम्स लॉ। तो इसकी जो एक्सप्रेशन हमें जो इक्वेशंस को फॉलो करने हैं वो ओम्स लॉ के हेल्प से हमें फाइंड करना है। मतलब ओम्स लॉ की जो रूल है, जो फॉर्मूला है, उसमें हमें पुट करके हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मतलब ओम्स लॉ के ही रूल को फुलफिल करना है हमें, उसके इक्वेशंस में ही इक्वेशंस को हम ये जो फाइंड करेंगे मेज का, उसमें हमें पुट करके फिर हमें सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, सॉल्व द इक्वेशंस। इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, यूज मैट्रिक्स टू फाइंड मेश करंट। अब ये जिस पे जो हम मेथड का यूज करेंगे वो मैट्रिक्स के फॉर्म को यूज करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले हम जो उसमें देखे थे मैथ्स एनालिसिस, तो उसमें हमने जो सर्किट लिया था वो डीसी सर्किट था हमारा, और उसके बाद उसमें हमने अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया था। तो उसको हमने अच्छे से समझा, अलजेब्रिक मेथड से कैसे इक्वेशंस को शॉर्ट करके हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने कैसे इक्वेशंस को शॉर्ट करके उसको स्टडी किया, स्टेप बाय स्टेप उनकी जितनी भी सारे प्रॉब्लम्स थे उनको और शॉर्ट करते करते हमने इक्वेशंस को वैल्यू उनकी फाइंड की थी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स के फॉर्म में जितनी भी मेश की हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशंस को लेके हम इसमें स्टेप बाय स्टेप मैट्रिक्स के फॉर्म में अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद मैट्रिक्स के हेल्प से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उनकी वैल्यू करंट की जो है उन्हें हम फाइंड करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसमें हम मैट्रिक्स के यूज़ करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक आता है कि हम कैसे इसमें जानेंगे कि ये एसी सर्किट है या डीसी सर्किट है, ठीक है। तो जब पे इसमें अगर कोई भी क्लोज पाथ हमें दिया रहे, कोई भी सर्किट नेटवर्क दिया रहे, तो उसमें हमें देखना है कि हमारा मस्ट रहना चाहिए कि जो हमारी सर्किट है वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड भी उसी पॉइंट पर आके हो, तो हमारा वो एक क्लोज पाथ हो जाता है, ठीक है। हमने अभी इसे जाना, और फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि हम तो जान गए कि क्लोज पाथ हो गया, जितनी भी इसमें हमारी मेसेस इसमें रहेंगे, ठीक है, उन सभी मेस को हम देखेंगे कि हमारी क्लोज पाथ है या नहीं।
और उसके बाद ये देखेंगे कि उसके अंदर में कोई एक अदर क्लोज लूप ना हो, मतलब जो भी लूप रहे वो एक सिंगल लूप रहे, उसके अंदर में कोई अदर लूप ना हो, ठीक है, तब तो हमारा मेश कहलाएगा। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हम क्या देखेंगे कि जो हमारी नेटवर्क है, जो हमारी सर्किट है, उसमें केवल रेजिस्टेंस और सोर्स रहे और करंट तो फ्लो रहेगा, वो चाहे एसी हो चाहे डीसी हो सर्किट। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स अगर हमारा है और उसमें सभी में रेजिस्टेंस हमें आर कनेक्ट है सर्किट में, तो वो हमारा जो सर्किट रहेगा वो डीसी सर्किट हो जाएगा। और जो एसी सर्किट हमारा रहेगा उसमें हमें वोल्टेज करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और साथ में आर एंड एल एंड सी, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ये तीनों भी अगर उसमें सर्किट में हमें इन्वॉल्व रहेगा और वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहेंगे मेश में, मतलब मेश जो हमको मिलेगा क्लोज लूप में, वो हमारे एलिमेंट से, इन तीनों एलिमेंट से कनेक्टेड रहेगा, तब तो वो हमारा एसी सर्किट कहलाएगा। जैसे इसमें हमने देखा है कि इसमें रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट है, कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट है और इंडक्टर हमारा, इंडक्टेंस जो है यहाँ पे हमारा कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसी सर्किट और इसमें वोल्टेज सोर्स भी दिया है, करंट भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब करंट तो सभी में फ्लो होगा, सोर्स के बिना तो हमारी नेटवर्क सर्किट सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसमें हम यही काम करेंगे कि हमारी जो सोर्स जो है सॉल्व जो कर रहे हैं उसमें फ्लो होनी चाहिए, सोर्सेस हमारी उसमें रहनी चाहिए, और आरएलसी तीनों सर्किट अगर हमारा है उसमें एलिमेंट सर्किट में, तो हमारा वो एसी सर्किट हो जाएगा। और रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस जो रहता है जिसमें सी और एल दोनों कनेक्टेड रहे, मतलब हमारी रिएक्टेंस उसमें क्या कहता है कि आर एल सी ये तीनों अगर सर्किट है वो हमारा उसमें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने चाहिए, तो वो हमारा आरएलसी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमारी जो आरएलसी सर्किट है तो उसमें हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंस क्या कहता है कि जिसमें एल एंड सी दोनों कनेक्ट रहते हैं उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो इसमें जो टॉपिक हमने स्टडी किया था उस पर टॉपिक पे रिएक्टेंस लिखा होगा, आप देखिएगा उसमें। तो रिएक्टेंस का मतलब यही होता है कि जिसमें सी और एल कनेक्ट रहे, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर कनेक्टेड रहे उस कोई भी नेटवर्क में एलिमेंट में, तो उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी जो कनेक्ट है आर एल एंड सी तीनों एलिमेंट इस सर्किट में हमारी कनेक्ट है, तो ये हमारा एसी सर्किट होगा। ठीक है, तो आप जान गए, अगर कोई पूछेगा कि आप कैसे जानेंगे कि एसी और सर्किट क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप इन्हें अच्छे से बता सकते हैं कि एसी सर्किट हमारा जो रहेगा उसमें आरएलसी तीनों एलिमेंट कनेक्टेड रहेगा सर्किट में, और डीसी सर्किट हमारा क्या कहता है कि उसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस आर ही कनेक्टेड रहेगा और वोल्टेज और करंट सोर्स दोनों में कनेक्टेड रहेंगे, तो वो हमारा एसी एंड डीसी सर्किट इसे हम कहेंगे। और इनके आप डिफरेंशिएशन बता सकते हैं और इसके डिफरेंस जो रहेगा उन्हें भी आप एक्सप्लेन करके जान सकते हैं और नोट कर सकते हैं, या जो भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अपने अकॉर्डिंग नोट करके आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन इनको अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम सॉल्व करेंगे कि इनको हम लेके प्रोसीजर तो हमने डिटेल में जान लिया कि प्रोसीजर इसमें हमारी क्या है, कैसे क्या करनी। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन पे सॉल्व करेंगे और उनको मैट्रिक्स मेथड से हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, आइए सो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉब्लम में हमें ये जो पूछ रहा है, फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3। ठीक है, तो ये जो गिवन सर्किट हमें दिया है इसमें हमें I1, I2 एंड I3 को फाइंड करना है। इसमें ये तीनों पूछ रहा है, लेकिन हम इसमें I0 को भी फाइंड करेंगे लास्ट में। I0 को भी हम फाइंड करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो गिवन हमें सॉल्यूशन के लिए जो सर्किट में दिया है उनको हम पहले नोट कर लेंगे, ताकि हमें इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए इजी रहे और कुछ मिस्टेक ना हो हमें पुट करने के लिए वैल्यूज को। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम इनको देखेंगे, प्रोसीजर के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो उनके हेल्प से इसमें फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे असाइन मेश करंट को असाइन करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद यह हेयर इज द गिवन सर्किट समराइज्ड,
जो गिवन दिया सर्किट में उसको हम समराइज करेंगे। तो मेश 1 में I1 लेफ्ट मेश क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो हमारी मेश है इसे हम क्लॉकवाइज ले लिए, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है हम इसमें क्लॉकवाइज ले लिए। और फिर इसमें सेकंड दिया हुआ है कि मेश 2 I2 टॉप राइट मेश क्लॉकवाइज। तो इसमें हमारा ये जो मेश 2 हो गया, टॉप राइट में है हमारा ये जो मेश, ये मेश 2 हो गया। और इनकी भी डायरेक्शन को हम अपने अकॉर्डिंग चूज करने के लिए क्लॉकवाइज में ले लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारी क्या है, मेश 3 बॉटम राइट मेश है, मतलब ये जो हमारी मेश 3 है बॉटम राइट में है और इसकी भी डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज लेंगे। ये जो बॉटम राइट में है ये हमारी मेश 3 है, इसको हम डायरेक्शन इसमें भी हम ले लेते हैं, ये जो डायरेक्शन है हमारा क्लॉकवाइज है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, कंटेंट मेश एनालिसिस इक्वेशंस। तो ये हमने इसमें देख लिया कि हमारी मेश 1 मेश 2 एंड मेश 3 हमारे क्या हैं। तो इससे हम दे देते हैं कि ये हमारा I1 है, ठीक है, ये हमारा I2 है, ये हमारा I3 है मेश, ठीक है। ये हमने डिसाइड कर लिया, हमारा ये I3 हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो दिया है उसमें कह रहा है कि हमें इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है इसमें फर्स्ट इसमें जो गिवन है 8 ओम, ये हमारी I1 में 8 ओम दिया है। और नेक्स्ट कैपेसिटर हमारा जो है -2 ओम दिया हुआ है, वो हमने नोट कर लिया। फिर कपल्ड विथ J4 ओम इन मेश 3, और ये जो मेश 3 में हमारा ये जो J4 ओम है ये हमारा कपल है, मतलब इससे इसकी जो करंट है ये अदर करंट हमें दूसरे अदर साइड में फ्लो होके हमें फाइंड कर रहा है, हमें मतलब शेयर कर रहा है हमारी ये करंट को, ठीक है। तो इससे हमने जान लिया कि हमारी I1 की जो करंट की डायरेक्शन है वो हमें कैसे फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि इनकी आगे के स्टेप्स क्या हैं। तो उसके बाद हम इसमें इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। क्लॉकवाइज हमने डायरेक्शन को फाइंड कर लिया और इसके बाद हम इसमें I1 को चूज कर लिए अपना, ठीक है। I1 को जब हमने इसमें चूज कर लिया तो हमें क्या करना है इसमें कि इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि डायरेक्शन को हमने ले लिया, जो प्लस माइनस साइन को हम इसे भी हम यहाँ पे हम निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव साइन को हम चूज कर लेंगे, ठीक है। हम I1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन को असाइन करेंगे कि हमको सॉल्व करने में थोड़ी सी इजी रहे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो 8 है, 8 पॉजिटिव में है, पॉजिटिव 8 ओम, फिर उसके बाद -J2 है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा, जो हमारी एंडिंग जो साइन रहता है उससे हम हमेशा एंडिंग साइन को लेते हैं इक्वेशंस को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हम क्या किए कि शाइन करने के लिए इजी ये शाइन हमने ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो I1 करंट को हम लेके यहाँ पे नोट कर लिए, ठीक है। इन दोनों को हम साथ में लेके कॉमन डायरेक्ट निकालिए। वैसे आप 8 ओम I1 कर सकते हैं, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में -J2 ओम I2 कर सकते हैं, ठीक, I1 कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों को एक साथ में कंबाइन करके नोट करके हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये जो J4 है ये I3 इसमें करंट फ्लो हो रहा है, I1 माइनस I3 हो जाएगा इसमें हमारी करंट फ्लो। इसको हम शॉर्ट किए, I3 हमने इसे J4 I3 हमने इसमें ले लिया और आगे के स्टेप्स को सॉल्व करके फिर इज इक्वल टू 0 कर दी। ये हमारी जो इक्वेशन निकल के आया है हमारा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है।
और यहाँ की जो वैल्यू है इससे हम यहाँ पे जो लिए हैं इसकी जो वैल्यू हो जाएगा J4 I1 माइनस I3 हमारा ये हमें मिलेगा। ठीक है, ये हम इस वैल्यू का यहाँ पे पुट करके हम इसी इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मेश 2 के लिए हम देखेंगे मेश 2 में हमें क्या चीज़ पूछा था। मेश 2 में हम कंटेंट्स देखेंगे कि मेश 2 में हमें 6 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और जो करंट सोर्स ऑफ 10 एंगल 0 डिग्री एम्पियर हमें इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है तो हमें इक्वेशंस निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी करंट हमें करंट ही तो निकालना है। हमें जब करंट की इक्वेशंस फॉलो करके करंट को ही निकालना, तो इसमें ऑलरेडी करंट दिया तो हम इक्वेशंस को क्यों निकाले जाता है, मेहनत करने के लिए। हमें जब ये वैल्यू दिया है तो डायरेक्टली हम इक्वेशन 2 के लिए I2 के लिए 10 एंगल 0 डिग्री एम्पियर डायरेक्ट इक्वेशंस 2 हम इसमें ले लिए, क्योंकि हमको इसमें I2 गिवन दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके बाद जब I2 और I1 हमारा निकल गया तो I3 के लिए हम सॉल्व करेंगे। I3 में भी हम सेम डायरेक्शंस जो है हमारी क्लॉकवाइज ही हम लिए हैं। ठीक है, इसमें भी हम I3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिए हुए हैं। तो I3 के लिए हमें क्या करना रहेगा, फिर इनके लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे और इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। तो इसमें हम पहले देख लेंगे क्या क्या कंटेंट हमें गिवन है। तो J4 ओम हमें ये दिया हुआ है जो हमारी शेयर कर रहा है I1 के साथ में हमारी करंट शेयर हो रहा है। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स इसमें जो हमें दिया हुआ है ये वोल्टेज सोर्स 50 एंगल 30 डिग्री वोल्ट हमें दिया हुआ है। ठीक है, और कपल्ड विथ J4 ओम इन मेश 1, मेश 1 में हमें ये शेयर कर रहा है और ये हमें 6 ओम यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे ये जो हमारी है यहाँ पर 4 की जगह हमारी ये हमारी 6 ओम। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें देख लिए कि हमारा J4 6 ओम इसमें गिवन दिया हुआ है रेजिस्टेंस। वोल्टेज सोर्स हमने ले लिया, कपल जो हमारी शेयर हो रहा है ये अदर साइड में, उससे हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमें इक्वेशंस को फाइंड करना है I3 के लिए। ठीक है, I3 के लिए हम इसमें फिर से डायरेक्शंस को इजी करने के लिए नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसे नोट कर लिया। इसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें क्या चीज़ दे रहा है, -J4 I1। ठीक है, फिर प्लस J4 I3 इसमें क्योंकि करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये 6 है। ठीक है, तो उसके बाद हमने I3 हमारी करंट फ्लो हो रहा है वो हमने नोट कर लिया। और फिर उसके बाद हमें क्या देखना है कि हमारी जो वोल्टेज सोर्स है वो हम अदर साइड में ट्रांसफर करके इक्वेशंस को नेगेटिव साइन में हमने नोट कर लिया और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 फाइंड कर लिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हमने जब फाइंड कर लिया तो इसके बाद स्टेप 3 हमें देखना है कि राइट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म में। जितने भी हमारी क्वेश्चंस निकले हैं उनको हमें इक्वेशन नंबर 3 में मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में जो हमें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 तीनों इक्वेशन मिल गया। अब तीनों इक्वेशंस को हम लेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, उसको पुट करेंगे। तो तीनों इक्वेशंस को हमने लेके मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में हम ये क्या करेंगे कि इस इक्वेशंस जो हमारे हैं इनको हम I1, I2 एंड I3 को हमें फाइंड करना है। तो इन तीनों की वैल्यू हम इसमें ले लेंगे, इन वैल्यू को हम इसमें फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो साइड के इक्वेशंस को दिए हैं उनको हम इसमें लिख लेंगे और जिनकी वैल्यू हमें नहीं दिया है वहाँ पे हम इन्हें 0 से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं इसमें कि ये जो इक्वेशंस नंबर J4 है तो यहाँ पे हम इसे मतलब 4 ये कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 4 ही है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि जो हमारी ये जो 6 ओम है इससे हम
J4 कर देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम मिस्टेक ना हो। ठीक है, J4 ओम हमारी हो जाएंगे। ठीक है वैल्यू, तो ताकि मतलब जो भी मिस्टेक है वो इजी हो और इसमें कोई मिस्टेक की वजह से कोई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व में कुछ इशूज ना हो, क्योंकि बहुत सारी स्टेप्स को हम मिसप्रिंट हो के ये मिस्टेक हो जा रहा है सर्किट की वजह से। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस को हम J4 ही ले लिए, इसके नेक्स्ट स्टेप में भी जितने भी इक्वेशंस हैं उनको भी J4 ही आप कंसिडर करिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे J4 को ही एज्यूम कर लिए और उसके बाद J4 को ही लेके हम इसमें मैट्रिक्स में हम इसकी वैल्यूज को फिल कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना रहेगा, सॉल्व द सिस्टम को हमें सॉल्व करना है। फिर जितने भी इक्वेशंस निकले हैं उसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट कर दिया। मैट्रिक्स के फॉर्म में हम जब पुट कर देंगे तो उसके बाद हमें फिर से इक्वेशंस को नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है जो हमें ये मिला है इक्वेशन नंबर 2 से, और इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये इक्वेशंस फाइंड हुआ है। ठीक है, तो इस इक्वेशन 1 एंड 2 के हेल्प से हम इसमें इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो I1 को हम इसमें फाइंड किए, I1 इज इक्वल्स टू J4 अपॉन 8 माइनस J2 इंटू I3। ठीक है, ये हमें मिल गया ये इक्वेशंस। ठीक है, अब ये इक्वेशंस में हम ये क्या करेंगे कि इसमें जितनी भी इक्वेशंस हैं उनके आधे आधे पार्ट को हम लेंगे, उसको हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद जो आधे आधे पार्ट को हमने लेके कैलकुलेट किया है उनकी जितनी भी वैल्यूज हमें फाइंड हो रही हैं उन सभी को हम लेके कैलकुलेट हमारी जितनी भी वैल्यूज हुई हैं, ठीक है, उनको वैल्यू को हम लेंगे और फाइंड करेंगे डिटेल में, उनको हम सॉल्व करेंगे और आधे आधे जो पोर्शन है उनको हम शॉर्टकट में पहले कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उनकी जो वैल्यूज आएंगे लास्ट में फिर सेम I1 की वैल्यू में हम पुट करेंगे, फिर उसके बाद उन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब नेक्स्ट स्टेप हम यही करेंगे कि ये जो 8 माइनस J2 है, ये हमारी जो 8 माइनस J2 है इनकी वैल्यू को हम लेके 8 माइनस J2 जो है इनकी वैल्यू को हम लेके अब इसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू को सॉल्व करने के लिए 8 माइनस J2 जो है मॉड में हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे ताकि J जो है उसे हम रिप्लेस कर सके। तो हमें मतलब कोई भी मेथड कुछ भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे डबल मॉड लेके आप उनकी स्क्वायर करके Z को हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर इनकी स्क्वायर रूट में आप लेके इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इनको हम रूट में लेके सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम जब इसमें रूट में लेके इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 स्क्वायर पॉजिटिव के साइन, फिर उसके बाद तो निगेटिव 2 है -2, तो इन्हें हम नोट कर लेंगे। फिर इनकी स्क्वायर हम कर दिए ताकि मतलब हमारी सेम ही चीज़ रहे। ओके, तो उसके बाद हम जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा और 2 का करेंगे तो 4 आएगा। फिर इनको हम ऐड कर देंगे तो 68 हमारा फाइंड होगा रूट में। फिर रूट को हम सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमें ये फाइंड होगा 8.246, ये हमें वैल्यू हमें फाइंड हो गया। ठीक है, उसके बाद एंगल को हम फाइंड करेंगे। एंगल जो arctan इसका है -2/8 है। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू हमें फाइंड होगा इज इक्वल्स टू निगेटिव में 14.04 डिग्री, क्योंकि हमको ये जो हमें वैल्यू मिली है इनको हमको एंगल मतलब डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री के फॉर्म में हम इन्हें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसके आर्क जो है एंगल उनको हम पहले लेके सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हमें निगेटिव 14.04 डिग्री हमें फाइंड हुआ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमें वैल्यू हमें फाइंड हुआ है, ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। ये जो हमें 8 माइनस J2 की वैल्यू हमें 8.246 एंगल निगेटिव 14.04 डिग्री हमें ये वैल्यू हमें फाइंड हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि J4 जो है हमारा, ये जो ऊपर वाला अपर का J4 है, इनको हम सॉल्व करेंगे। इसको भी हमको एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो J4 जो है J4 इज इक्वल्स टू 4 एंगल 90 डिग्री हमारा आ रहा है। ठीक है, हमने इसके पहले इक्वेशंस में देखे तो उनके थ्रू हमने इनको सॉल्व किया।
उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो J4 8 माइनस J2 है, इनको हम पूरी की वैल्यू को लिए। उसके बाद में इसमें हम क्या करेंगे, इन सभी में वैल्यू को हम पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू को हम पुट करेंगे। वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमको ये वैल्यू फाइंड हुआ और ये वैल्यू जो फाइंड हुआ है, इन दोनों की वैल्यू को इसमें पुट करके इनको और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें ये रहेगा कि इसमें हमने ये जो देखा इसमें कि ये जो वैल्यू हमें माइनस J4 अपॉन में 8 माइनस J2 है इज इक्वल टू 4 अपॉन 8.246 एंगल 90 डिग्री प्लस 14.04 डिग्री, ये हमें फाइंड हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए शॉर्ट में किए। और यहाँ पे आप देख रहे J4 जो है, ठीक है, J4 जो है हमने मैथ्स एनालिसिस में जैसे हमने शॉर्ट में कैलकुलेट किया था हर एक स्टेप को, वैसे इसमें भी हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमारा ये नेगेटिव J4 आया है। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसे फाइंड कर लिया इस वैल्यू को, तो इसके आगे के स्टेप्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे उसे इजी करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप को इसमें से आगे हम करके देखते हैं कि इसमें और हम आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि माइनस J4 8 माइनस 2 की वैल्यू हमें जो फाइंड हुआ तो वो हमने नोट कर लिया। अब इनके हेल्प से हम I1 को फाइंड करेंगे। जो I1 की इक्वेशंस हमने इसके पहले देखा था, उसके बाद हमने I1 को फाइंड करने के बाद शॉर्ट करके अदर पार्ट में हम कैलकुलेट किए अदर इसके I1 के पार्ट को, तो उनके वैल्यूज को सारे एक पास पुट करेंगे और उसमें I3 की वैल्यू I3 जो है उनको हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो इसके लिए हमने I1 इज इक्वल टू जितनी हमें कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यूज फाइंड हुई हैं उनको हम नोट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद I3 हम नोट कर दिए क्योंकि I3 हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 से हम देखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी है उसमें इक्वेशन नंबर 3 में I1 की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब पुट करेंगे। इसमें I1 जहाँ पे है वहाँ पे I1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे ताकि हमें फाइंड हो सके और शॉर्ट करके कैलकुलेट करके कि हमें वैल्यूज को फाइंड करने में इजी हो। तो इसलिए फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे I1 में के प्लेस पे। तो इसमें I3 की जो इक्वेशंस हमें मिली, I3 माइनस J4 I1 है, तो माइनस J4 हमने कर दिया। I1 के प्लेस में हमने 0.485 एंगल 104.04 डिग्री, ठीक है, ये हमने नोट कर दिया, ब्रैकेट में ले लिया और I3 को यहाँ पे नोट कर दिए। ठीक है, फिर पॉजिटिव के साइन J4 I3 है तो पॉजिटिव के साइन J3 कर दिए। फिर इज इक्वल टू नेगेटिव 50 एंगल 30 डिग्री है, तो इसे हमने नोट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वैल्यू को देखा इसके पहले कि हमें जो वैल्यू फाइंड हुआ, तो उसके बाद हम ये नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये जो वैल्यू है J4 की, तो J4 के प्लेस पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो J4 के प्लेस पे हमने जो वैल्यू को पुट किया तो हमें इतनी वैल्यू 4 एंगल 90 डिग्री 0.485 एंगल 104.04 डिग्री ये हमें फाइंड हुआ। अब इनके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इतनी वैल्यू होगा, क्योंकि हमने बस ये वैल्यू और ये वैल्यू को ही लेकर केवल कैलकुलेट की है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनकी जो वैल्यू J4 और ये जो I1 की वैल्यू है उनको हमने कैलकुलेट किया, उनको हम मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ है इनको हम नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए, इस वैल्यू को हमने फाइंड किया। अब इस इक्वेशंस में हम इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू फाइंड किए इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो निगेटिव के साइन निगेटिव के साइन कर दिए। ठीक है, J4 की इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें जो वैल्यू फाइंड हुआ ये हमें फाइंड हुआ वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे नोट कर देंगे। फिर I3 हमने नोट कर दिया। फिर J4 की वैल्यू 4 एंगल 90 डिग्री है तो इसे हमने नोट किया। फिर I3 को सेम नोट किया, इज इक्वल टू नेगेटिव साइन हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो इतनी पोर्शन है माइनस 1.94 एंगल 194.04 डिग्री जो हमें ये मिला, इसे हम पहले लेके सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करके कि इसे हम और शॉर्ट कर सकें ताकि हमारी जो वैल्यू है अच्छे से हमें फाइंड हो। मतलब ज़्यादा वैल्यूज़ को हम एक साथ लेके कैलकुलेट करेंगे तो मिस्टेक्स कुछ हमारी हो जाएंगे उसमें, तो इसलिए हमने क्या किया कि जो भी ज़्यादा इसमें कैलकुलेट वाली पोर्शन है वैल्यू से, तो उनको हमने शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद हम क्या किए
कि उस वैल्यू को लेके हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो इनकी वैल्यू हमें फाइंड होगा उस वैल्यू को फिर से हम सेम इसमें इसकी वैल्यू के प्लेस पे हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, फिर अगेन उसको कैलकुलेट करके तब हम उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने ये वैल्यू को ले लिया। इस वैल्यू को लेने के बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.94 इसको हम कॉस के फॉर्म में कॉस एंड साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस ये 194.04 डिग्री प्लस जे साइन 194.04 डिग्री, इस फॉर्म में हमने इन्हें कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद इसे हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद निगेटिव की साइन सेम हमने इसे किया, 94 को हमने नोट किया और उसके बाद इसे हम सॉल्व किए। कॉस इतनी की जो वैल्यू हमें सॉल्व करने पे आएगा उनको हमने नोट किया निगेटिव 0.9709। फिर उसके बाद ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हमने सॉल्व करके 0.2393 को हमने वैल्यू को लिया। अब उसके बाद इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 1.94 है ये बोथ में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा ये हमें वैल्यू मिला। तो इसमें ये जो वैल्यू हमें मिल रहा है 1.94 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, निगेटिव निगेटिव हमारी पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 1.884 हमें ये वैल्यू मिल गया। फिर निगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव हमें फाइंड होगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जे 0.464 ये हमें वैल्यू फाइंड होगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमें फाइंड होगा अभी वैल्यू को हम लेके सेम इसी में हम फिर से पुट कर देंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारे को फाइंड हुआ था उसको हम लेके अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पुट करेंगे और एंगल जो हमें इतना इज इक्वल टू है। ठीक है, तो इसमें हम 0 को ऐड कर देंगे क्योंकि 0 ऐड करना ना ऐड करना इक्वल ही है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जिसमें भी ऐड मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ भी करेंगे वो तो हमें वैल्यू 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको ऐड कर लिए मतलब थोड़ा हमारी कैलकुलेशन और इजी हो सके और हमारी जो वैल्यू है वो 0 की वजह से कुछ भी उसमें प्रॉब्लम ना हो, मतलब चेंज नहीं होगा हमारी वैल्यू क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यू जो 0 है वो 0 के 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने 0 को इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो वैल्यू को फाइंड किया उस वैल्यू को हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना था उस वैल्यू को हमने नोट किया। उसके बाद वैल्यूज इसमें हमने सारी इसमें पुट कर दिए 1.884 माइनस जे 0.464 ये हमने एक ब्रैकेट में नोट कर लिया। फिर पॉजिटिव के साइन ये हमने यहाँ पे नोट किया। इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे तो मतलब ये ऐड की साइन है बट इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे 0 की मल्टीप्लाई बोथ में करेंगे तो 0 फाइंड होगा। J4 की वैल्यू की हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतनी वैल्यू फाइंड हुआ। ठीक है, इन वैल्यू को हम सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई किए तो 1.884 हमें इनकी वैल्यू फाइंड हुए। फिर पॉजिटिव के साइन J3.536 ये हमें वैल्यू फाइंड हो गए। ठीक है, ये वैल्यू जब हमें फाइंड हो गए इनको हम कैलकुलेट किए। फिर उसके बाद इनके मैग्नीट्यूड को हम निकालेंगे। ये जो इतनी वैल्यू है इनकी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्क्वायर इनको हम फिर से करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद इनको हम ऐड कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद इनकी जो वैल्यू आएंगी स्क्वायर के उनको हम नोट करेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में। उससे हम ऐड करने के बाद क्या काम करेंगे कि इनकी हम ये ऐड करने के बाद रूट को रिप्लेस करने के लिए हम उनको ऐड करने के बाद उनको ऐड कर लेंगे। फिर उनको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो हमें वैल्यू फाइंड हुआ रूट से निकलने के लिए तो हमें 4.004 हमें ये फाइंड हो जाएगा। इसके आगे के स्टेप्स बीच में हम इसमें नोट नहीं किए क्योंकि ये इजी है कैलकुलेशन, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम की इनके जो बीच की जितनी स्टेप्स है उसे हम आपको ओरली बता दिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करने के बाद हमें ये जो वैल्यू फाइंड हुआ है 4.004 तो इसे हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसे नोट कर लिया। अब हमें एंगल को मतलब
इसे कैलकुलेट करने के लिए एंगल को हमको डिग्री के में फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ताकि हमें जो वैल्यू है इजी में मिल जाए, और जितनी भी क्वेश्चंस हमारे हैं सारे हमें एंगल के टर्म में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ताकि हमें जो I2 की जो हमें वैल्यू भी फाइंड हुआ है वो हमें एंगल के ही टर्म में फाइंड है। तो ऐसे मतलब कैलकुलेशन हो जाएगा और एक ही टर्म में रहेगा, तो हमको ईजी रहेगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें देख लेंगे कि हमारी जो इक्वेशंस है उसे हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद एंगल को हम R10 हमारी जो ये है 3.536 अपॉन में ये कर दिए, मतलब इनके हमने डिग्री में हमको कन्वर्ट करना है, तो 61.6 ये हमारी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो इसके बाद हम इन्हें क्या करेंगे कि इसको हम अब नोट कर लेंगे इनके साथ में, ठीक है। इस ये जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ है इस वैल्यू के साथ हम इसे अब नोट कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा कि ये जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ है इसमें हमें I3 से मल्टीप्लाई करना है। तो I3 से मल्टीप्लाई करनी है, और I3 उसके बाद में इज इक्वल टू माइनस हमारी इतनी वैल्यू है जो हमको इसके पहले वाले में हमने देखा, ठीक है। इक्वेशंस जो हम फाइंड कर रहे थे उसमें हमें ये वैल्यू हमें फाइंड अब हमें करनी थी, तो इसमें से हम I3 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो I3 इधर हम साइड में कर लेंगे, और ये जो हमें जो वैल्यू है इनको हम सॉल्व करने के बाद हमें ये फाइंड हुआ और ये एंगल फाइंड हुआ, ठीक है। तो ये दोनों को हम इसमें कन्वर्ट करके एक साइड में हम मतलब ये जो हमारी -50 एंगल 30 डिग्री है इनके डिवाइड में कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई से जब ये वैल्यू यहाँ पे आएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड में होने के बाद I3 की वैल्यू को हमने इसमें से नोट कर लिया। अब I3 की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। I3 की वैल्यू को इनको हम सॉल्व करने के बाद -12.49 एंगल 30 डिग्री -61.6 डिग्री ये हमें फाइंड हुआ, ठीक है। एंगल को इसमें हमने एक साइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये जो वैल्यू इनको एक साइड हमने डिवाइड किया है, ठीक है। जब हमने इसे इस फॉर्म में हमने नोट कर लिया, तो फिर उसके बाद इन्हें और कैलकुलेट करेंगे इजी इनको सॉल्व करने के लिए। तो I3 की जो वैल्यू है हमें सॉल्व करने के बाद इतना हमें फाइंड हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें से इतना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको निगेटिव साइन में फाइंड होगा, ठीक है। इतनी वैल्यू 31.6 डिग्री हमें इसमें फाइंड हुआ। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि निगेटिव साइन मीन्स एक्चुअल डायरेक्शन इज अपोजिट टू एज्यूम। इसमें जो I3 की जो हमने डायरेक्शन लिया था उसे हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिए हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसमें हमें जो फाइंड हो रहा है वो निगेटिव साइन हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे नोट पॉइंट किया है कि ये वैल्यू जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन लेने की वजह से हमें निगेटिव साइन मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या है कि हमें I3 फाइंड हो गया, ठीक है। I3 जब हमें फाइंड हो गया है वैल्यू, तो I3 फाइंड हो गया है। I3 की जो वैल्यू 12.49 एंगल 148.4 डिग्री एम्पियर, इतना हमें I3 की वैल्यू फाइंड होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप कि इसमें हमें I1 की जो इक्वेशन है उसमें हम I3 की वैल्यू को पुट करेंगे। पहले सबसे हम क्या करेंगे, इसमें I1 की इक्वेशंस को नोट करेंगे। I1 की इक्वेशंस को नोट करने के बाद जो I3 उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें I3 के प्लेस पे हम इस वैल्यू जो हमें ये फाइंड हुआ है 12.49 एंगल 148.4 डिग्री एम्पियर जो हमें इसमें वैल्यू को फाइंड हो गया है, इस वैल्यू को लेके हम यहाँ पे पुट कर देंगे I3 के प्लेस पे, ठीक है। तो I1 की जो इक्वेशंस हैं उनको हमने नोट किया, उसके बाद हम इस इक्वेशंस में I3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। I3 को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे हम कैलकुलेट और करेंगे इजी करने के लिए, और शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद I1 जो हमें ये फाइंड हो रहा है I1, तो I1 इज इक्वल टू 6.05 एंगल, इनको एक साइड हमने कर लिया 104.04 डिग्री प्लस 148.4 डिग्री। ये दोनों एंगल जो हमें ये दोनों एंगल है इनको हमने एक साइड मतलब कैलकुलेट करने के लिए एंगल को एंगल के साइड में हम कैलकुलेट किया, और नंबरिंग पोर्शन जो है उनको हमने एक साइड पोर्शन को सॉल्व किया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो नंबरिंग पोर्शन है उनको एक साइड हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किए, और ये दोनों एंगल जो है उनको एक साइड ऐड कर लिए इसमें हम, ठीक है।
तो इसके बाद इसे और शॉर्ट हम करेंगे इसमें। तो और शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि I1 इज इक्वल टू 6.05 एंगल, इनको हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद 252.44 डिग्री ये हमें फाइंड हो गया। ठीक है, अब इस डिग्री को हमको थोड़ा और सॉल्व करने के लिए हमने इसे सॉल्व किया। तो फिर उसके बाद हमें जब इसे हम सॉल्व करेंगे और इसकी जो I1 की जो मेन कैलकुलेशन की जो इक्वेशंस रहेंगे उसमें इनकी वैल्यू को हम पुट करके फिर डायरेक्ट जो हमें फाइंड हुआ इक्वेशंस I1 की 6.05 एंगल माइनस 107.56 डिग्री एम्पियर, इतना हमें ये I1 की वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, तो I1 की वैल्यू हमें ये फाइंड हो गया, I3 की वैल्यू हमें ये फाइंड हो गया। I2 की वैल्यू जो हमें फाइंड हुआ तो आप जानते हैं कि हमको वो सर्किट में I2 की वैल्यू जो गिवन ही दिया था, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ उसमें किए नहीं, हमें वो वैल्यू डायरेक्ट मिल गया। क्योंकि इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते उसको सेम प्रोसेस करते हमें वही I2 की वैल्यू हमें फाइंड होता। तो जब हमको गिवन है ही I2 की वैल्यू तो उसमें हम ज़्यादा मेहनत क्यों ही करने जाए, है कि नहीं। जब ज़्यादा मेहनत उसमें क्यों ही करने जाए, जब दिया है तो I2 की वैल्यू को हमने सेम लेके हम उसे सॉल्व किया। ठीक है, तो इसमें हम समराइज में देख सकते हैं समरी में कि I1 की वैल्यू को हमने कितना फाइंड किया। ठीक है, ये जो I1 की वैल्यू फाइंड किया ये हमने नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो हमें गिवन था I2 की वैल्यू जो 10 एंगल 0 डिग्री एम्पियर हमें जितना दिया था गिवन उसे हमने नोट कर लिया। फिर I3 की वैल्यू हमें जो इतनी यहाँ से हमने फाइंड किया है कैलकुलेट करके, वो I3 की वैल्यू को हमने यहाँ पे नोट किया। I3 की वैल्यू जो है हमारी 12.49 एंगल 148.4 डिग्री एम्पियर, इतना हमें एम्पियर फाइंड हो गया। ठीक है, जब हमें I1, I2 एंड I3 तीनों की वैल्यू हमें जब फाइंड हो गया है, ठीक है, अब इसके बाद हम इक्वेशंस में हमें क्वेश्चंस जो दिया हुआ था उसमें हमें ये शो किया था, डायरेक्ट हमसे उसमें पूछा था कि हमको फाइंड करना I1, I2 एंड I3 की वैल्यू को जो सर्किट में गिवन जो सर्किट के हेल्प से हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने I1, I2 एंड I3 तीनों की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। अब उसके बाद आपने उसमें नोटिस किया होगा कि जो सर्किट हमारा है उस सर्किट में एक साइड में I0 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो I0 करंट फ्लो हो रहा है तो हम उससे I0 को भी अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, क्वेश्चंस में तो गिवन नहीं रहे लेकिन हम उसे भी फाइंड करेंगे। ठीक है, उसको भी हम कैलकुलेट करने के लिए जो हमें ये I1, I2 एंड I3 तीनों की वैल्यूज जो हमें मिली हैं इनके हेल्प से हम I0 की भी वैल्यू को फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी फाइनल आंसर हमें क्या फाइंड हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपने जान लिया कि जो कैलकुलेट हमने आधे आधे पोर्शन को लेके किए हैं, तो आप इन स्लाइड को इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी क्वेश्चंस है उनके आधे आधे पार्ट को जो हमने लेके सॉल्व किया है। ठीक है, आधे आधे पार्ट को जो हमने सॉल्व किया उसके बाद उस जो पार्ट है उनको हम एक पास में लेके कैलकुलेट किए, फिर स्टेप बाय स्टेप उनको हाफ हाफ करके कैलकुलेट करके फिर हम वैल्यू को फाइंड किया और आंसर हमारी एग्जैक्ट आ गया। हमें I1, I2 एंड I3 की वैल्यू हमें फाइंड हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे I0 कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है 5 है, जो हमें कैलकुलेट करना I0 को। I0 को कैलकुलेट करने के लिए हम ये स्टेप देखेंगे। सिंस I0 इज डिफाइंड इन द ब्रांच कंटेनिंग 8 ओम, मतलब ये जो I0 जो करंट हमारा I1 वाले मेश में जो करंट फ्लो हो रहा था उसमें हमें गिवन है 8 ओम एंड -2 ओम, और उसमें -2 ओम हमें मतलब दिया था सर्किट में जो मेश में हमारी जो एलिमेंट है वो। ठीक है, तो इसमें यही बता रहा है सिंस I0 इज डिफाइंड इन द ब्रांच कंटेनिंग 8 ओम एंड -j2 ओम। ठीक है, एंड ओनली I1 फ्लो थ्रू दैट ब्रांच, और केवल उस मेश में I1 करंट ही फ्लो हो रहा था। मतलब हमें जो मेश I1 है उसमें उसी के पास में हमें I0 हमें दिया है जो हम जिसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो मेश में करंट जो हमारी फ्लो हो रहा है उसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और उसमें जो मेश में एलिमेंट हमारे जो गिवन वो 8 ओम है और -j2 ओम है, जो हमारा ये दो एलिमेंट हमें वहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, इन दोनों के हेल्प से हम I0 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें ये बताया कि I0 करंट जो है हमारा फ्लो हो रहा है थ्रू
द ब्रांच, उस ब्रांच में आई नॉट के हेल्प से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आई नॉट इज इक्वल टू आई वन, आई नॉट जो है हमारा वो आई वन के इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए जो आई वन की वैल्यू जो हमारी है 6.05 एंगल निगेटिव साइन 107.56 डिग्री एम्पियर में, करंट की जो हमें यूनिट है वो एम्पियर हमें रहता है, तो इसलिए हमने सभी प्लेस पे एम्पियर को डिनोट किया क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर में फाइंड होता है, ठीक है। तो जो आई नॉट है हमारा वो आई वन के इक्वल है क्योंकि इसमें हमें दिया है कि जो सिंस आई नॉट इज डिफाइन द ब्रांच कंटेनिंग, जो ब्रांच में डिफाइन हो रहा है 8 ओम एंड -j2 ओम उसमें है, और इसमें आई वन जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, तो इसलिए आई नॉट हमारा आई वन के इक्वल हो गया क्योंकि जितना आई नॉट उसमें करंट फ्लो हो रहा है उतना ही आई वन फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आई नॉट इज इक्वल टू आई वन हो गया हमारा, ठीक है। तो आई वन की जो वैल्यू है हमें मिला था, जो हमने कैलकुलेट किया था आई वन की वैल्यू को, वो हमारी आई वन की वैल्यू जो है वो आई नॉट के इक्वल है, ठीक है। तो हमने आई वन की जो वैल्यू हमारी 6.05 एंगल -107.56 डिग्री एम्पियर में हमें ये फाइंड हो गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमें इसमें फाइंड हो गया है, तो इसके बाद हम इसे फाइनल आंसर देखेंगे कि हमारी फाइनल आंसर हमें क्या मिला है, ठीक है। फाइनल आंसर मिलने के बाद हम देखेंगे कि I1 की जो वैल्यू हमें मिला है 6.05 एंगल निगेटिव साइन 107.56 डिग्री, ये एम्पियर में हमें मिला, ठीक है। और फिर I2 की जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ था 10 एंगल 0 डिग्री एम्पियर में, ये हमें फाइंड हो गया। I3 की वैल्यू जो हमें फाइंड हुआ है 12.49 एंगल 148.4 डिग्री एम्पियर, इतनी हमें फाइंड हुआ। और आई नॉट की वैल्यू आई वन के हमारी इक्वल ही रहेगा, तो 6.05 एंगल निगेटिव साइन 107.56 डिग्री, ये हमें एम्पियर में फाइंड हो गया, ठीक है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि I1, I2, I3 एंड I नॉट सभी के वैल्यू हमने फाइंड किया, और क्वेश्चन में जो गिवन दिया था हमें I1, I2 एंड I3 की वैल्यू को हमें सर्किट के हेल्प से फाइंड करना था। तो हमने I1, I2, I3 की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, अच्छे से इनकी वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया, और जो भी इसमें हमें कुछ टर्म्स थोड़ा हमको मतलब क्रिटिकल लग रहा था सॉल्व करने में, उनको हम इजी सॉर्ट करने के लिए आधे पोर्शन को लेके हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में जो हमारी इक्वेशंस थे उसमें हमने पुट करके उसमें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, जो भी हमें चीज़ करना था हमने उसमें जो इक्वेशंस में गिवन दिया था उस वैल्यू को हम लेके उसमें पुट कर दिए, और उसमें वो चीज़ हमने उसमें कैलकुलेट किया, ठीक है। उसके बाद हमने जब कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद हमने I1, I2 एंड I3 तीनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ठीक है। तीनों की वैल्यू को हमने जब फाइंड कर लिया तो आई नॉट की भी वैल्यू उनके हेल्प से हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। आई नॉट की भी वैल्यू को निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमने एंगल को एंगल जो है हमें उसे हमने कैलकुलेट करके डिग्री के फॉर्म में लाए। जो भी हम वैल्यू को देखिए, रेक्टेंगल जो रेक्टेन हमारा था उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे थे एंगल को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हमने डिग्री के फॉर्म में ला के सॉल्व किया, क्योंकि हमें I2 की वैल्यू जो हमें फाइंड हुआ था वो डिग्री के टर्म में हमें फाइंड हो रहा था, ठीक है। तो इसी रीज़न से हमने I1, I2 एंड I3 जितनी भी हमें वैल्यू को फाइंड करना था हमने सबसे पहले इक्वेशंस जो हमें मिले थे उनको हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमें वैल्यू फाइंड हुए उस वैल्यू को हम लेके उसको एंगल के टर्म में कैलकुलेट किया। एंगल के टर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू हमें डिग्री के फॉर्म में मिला उस वैल्यू को हमने ला के इक्वेशंस में पुट कर दिया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि मतलब जो जिस टर्म में आपको अगर दिया एक वैल्यू उसी टर्म में या उस वैल्यू को आप कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको उस वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करना है तो उसी वैल्यू के टर्म में ही सारी जो भी आपकी वैल्यू उसी टर्म में दीजिए, क्योंकि जिस वैल्यू को मतलब जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, जैसे इसमें हम I1, I2 एंड I3 I नॉट को इन चारों को हमने कैलकुलेट किया है, तो इन चारों को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमें इक्वेशंस को फाइंड करना था हमने उसी के टर्म में लिया। जैसे हमें I नॉट हमें गिवन था वो 10 एंगल 0 डिग्री एम्पियर हमें ये दिया हुआ था, ठीक है। तो उसी के टर्म में वो डिग्री के टर्म में हमें दिया है, तो
तो डिग्री के टर्म में हमने सारे इक्वेशंस जितने फाइंड किए डिग्री के टर्म में ही हम उसे कन्वर्ट कर करके कैलकुलेट करके डिग्री के टर्म में वैल्यूज को फाइंड किया, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे जैसे हमने इसे कैलकुलेट को डिग्री के टर्म में फाइंड किया, तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको जिस भी टर्म में अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसी टर्म में उनको सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, और फिर उसके बाद कैलकुलेट करके अच्छे से प्रॉब्लम को जो रिजल्ट आपके फाइंड होंगे वैल्यूज उनको आप अच्छे से लेके नोट कर लीजिए, ठीक है। और वही वैल्यूज जो आप कैलकुलेट करेंगे उसको वही आपकी फाइनल आंसर आपके हो जाएंगे। अगर आपको डिग्री के टर्म में दिया डिग्री के टर्म में सॉल्व करिए, इजी वे में दिए केवल नॉर्मल आंसर है तो आप नॉर्मल आंसर में ही उनको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर ला सकते, ठीक है। तो आज इतना ही हमारी लेक्चर, इसमें हमने देखा कि अब कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व किए इन डिटेल प्रोसीजर सॉल्विंग प्रोसीजर के हेल्प से, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे से इनको समझा कि कैसे कैसे हम इसे सॉल्व किए, और इसके बाद इसमें हमने मैथ्स एनालिसिस के बारे में भी स्टडी किया, उनकी स्टेटमेंट क्या है उनको भी हमने बहुत अच्छे से देखा, और इसके बाद हमने ये भी जाना कि AC सर्किट एंड DC सर्किट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है उनके बारे में भी हमने बखूबी इसमें समझा, ठीक है। तो इसमें हमने इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ा स्टडी किया, और इनके पहले भी जितने लेक्चर्स थे उसमें भी नोड एनालिसिस के इसके पहले वाले जो लेक्चर थे हमारी नोड एनालिसिस के थ्रू हमने मैट्रिक्स के फॉर्म को कन्वर्ट करके सॉल्व किए थे, उसमें भी प्रॉब्लम्स को, तो उस पर भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया देखा। तो आपको अगर जो भी मेथड अगर सॉल्व करना है, चाहे मैथ्स एनालिसिस हो या नोड एनालिसिस हो, उसे चाहे मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करना हो या अलजेब्रिक के फॉर्म में सॉल्व करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस उसमें गिवन नहीं है, मतलब क्वेश्चंस में अगर नहीं पूछा है कि आपको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है या मैट्रिक्स के फॉर्म से, ठीक है, तो अगर उसमें गिवन नहीं तब कोई भी मेथड से उसमें क्वेश्चंस को लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको गिवन है कि आपको मैट्रिक्स के ही फॉर्म से सॉल्व करना है या अलजेब्रिक मेथड से, तो हमने उस मेथड को अच्छे से स्टडी किया, तो उस मेथड को आप अच्छे से स्टडी करके उस मेथड के हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी इतनी प्रोसीजर है, इनको हमने अच्छे से समझ लिया कि नोड एनालिसिस मैथ्स एनालिसिस क्या होते हैं, AC सर्किट के लिए हम इसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, DC सर्किट के लिए इन दोनों के लिए हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने बखूबी समझा, आप इन्हें अच्छे से स्टडी करिए ताकि आपको जितने प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे उतनी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स उसमें आपको फेस करना होगा वो आपके ईजी होंगे, और उतने अच्छे से आप वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जब आप बार बार एक ही क्वेश्चंस को 2-3 टाइम सॉल्व करिए जो नहीं आते, फिर उनके हेल्प से आप अदर क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मिस्टेक होता है, और KVL KCL मस्ट है कि वो रूल आपको आनी ही चाहिए। अगर वो आ गया तो समझ लीजिए कि नोड एनालिसिस मैथ्स एनालिसिस हो या कोई भी थ्योरम्स पे अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप उनके हेल्प से सॉल्व कर सकें, क्योंकि जो KVL और KCL है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, उनके हेल्प से आप बखूबी अच्छे से साइन देकर पॉजिटिव या निगेटिव साइन उसमें हमको देना रहता है, तो उस साइन से आप लेके अच्छे से वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मस्ट इसमें रहता है कि चाहे नोड एनालिसिस हो या मैथ्स एनालिसिस हो या कोई भी थ्योरम्स भी, अगर हम इसके आगे लेक्चर में हम थ्योरम्स के बारे में भी स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम इस पर ये सारे को अप्लाई करके लॉज को उसमें अप्लाई करेंगे और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो उनके बारे में हम आगे कुछ लेक्चर्स के बाद में हम उसे स्टडी करेंगे, उनके बारे में भी देखेंगे। हम बहुत जल्दी उस लेक्चर पे भी स्टडी करेंगे कि थ्योरम्स इसमें कौन कौन से हैं और कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, उस पर हम देखेंगे सोर्सेज के बारे में कि सोर्स जो है कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे डुअलिटी को, मतलब उनके साथ में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड डुअलिटी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे सोर्सेज रहेंगे, ठीक है, मतलब जैसे आप इसमें स्टडी किए ये चीज़ कि कैसे कैसे हम इसमें कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, वो चीज़ जान लिए। अब इसके बाद हमें ये क्या करना रहेगा, ये जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड डुअलिटी
ये जो हम नेक्स्ट इसके बाद लेक्चर पे स्टडी करेंगे, उस लेक्चर में हम ये चीज़ उसमें सीखेंगे कि जो सोर्सेज रहेंगे उसको हम अदर सोर्स में, जैसे वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ में पैरेलल में रेजिस्टेंस हमारा कनेक्ट है, तो उस सोर्स को हम किस टर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ताकि अगर हम कोई भी थ्योरम्स या कोई भी मेथड्स अगर किसी भी सर्किट को लेके सॉल्व करते हैं तो उनको हम रिप्लेस करके उसको और शॉर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म करके। तो उनके बारे में हम उसमें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम मतलब हर एक स्टेप सीखेंगे उसमें कि कौन सी पहले सबसे हमने सोर्स को लेके ट्रांसफॉर्म किया और फिर उसके बाद उस पर हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि कैसे हम उस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हर एक जितने भी ट्रांसफॉर्म, उसमें 3-4 ट्रांसफॉर्म करने की रूल्स हैं, वोल्टेज के लिए भी और करंट के लिए भी। ठीक है, तो उन दोनों के लिए भी हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों के बारे में स्टडी करेंगे और हर एक जितने भी ट्रांसफॉर्म किए रहेंगे उनके हेल्प से उस पर हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और हम अदर सर्किट में जब अप्लाई करेंगे तो अच्छे से हम उसे अप्लाई करके उस पर हम स्टडी कर सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही टॉपिक पे हम लेक्चर स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद में हम थ्योरम्स पे स्टडी करेंगे, ताकि ये जो ट्रांसफॉर्म है उसे हम सीखने के बाद ही उसे हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर पे जो थ्योरम्स हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, हमारी इतनी ही है आज की लेक्चर, आप इसे अच्छे से स्टडी करिए, फिर उसके बाद में और हमारी जितनी भी लेक्चर्स आएंगे हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे और उस पर भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।